हेलो दोस्तों। आज एक बहुत छोटे से और प्यारे से टॉपिक के ऊपर जो आजकल काफी चर्चा में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में काफी चर्चा में है, उस पर बात करने को लेकर के आए हैं हम। तो हेलो टीचर्स पर हैं हम, और मुद्दा क्या है? आर्टिकल 30 वर्सेस आर्टिकल 30A। हम या तो इन दोनों के विवाद और मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, पहले हमें हमारे भारत के संविधान पर एक नजर डालनी चाहिए कि आखिरकार वहां पर इन दोनों चीजों के बारे में क्या क्या प्रावधान कहे गए हैं। उसके बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आर्टिकल 30 क्या बोलता है। तो भाई, जब ये चर्चा सामने आई, मुद्दा सामने आया, और अभी अभी एक मेरे मित्र ने मेरे को कुछ ये भेजा, तो मैंने कहा यार क्यों ना देखा जाए। और मैंने भारत का संविधान, जो मेरे बेयर एक्ट, भारत के संविधान का बेयर एक्ट जिसे हम बोलते हैं, आप भी इस पुस्तक को देख सकते हैं, भारत के संविधान का बेयर एक्ट। ठीक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। मार्केट में हमारे संविधान की एक तरीके से प्रतिलिपि के तौर पर हमें मौजूद मिलती है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा ताकि आप पहुंच सकेंगे आर्टिकल 30 की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं आर्टिकल 29 से शुरू करते हैं। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 ये यहाँ से है। जूम करके एक बार फटाफट से इसको हम पढ़ लेते हैं, देखें कि है क्या ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29 हमसे ये कहता है। चलिए वापस चलते हैं 29 के बाद। अब चलते हैं उसी का ही एक और अगला भाग। यह हमसे क्या कहता है? तो देखिए, राज्य द्वारा पोषित, हाँ, राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सिंपल और आसान शब्दों में है। अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन कर सकते हैं। 30 का ए यानी कि 1 बोल रहा है, एक खंड 1 में बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए किसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उपखंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बद्ध या निराकृत हो जाएं। इसी का ही 30 का ही सेकंड भाग बोलता है, शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित है। व्याख्या। और अब देखते हैं आर्टिकल 31। तो अगर यहाँ पर मैं बेयर एक्ट में देखूं, आर्टिकल 30 दिया है, आर्टिकल 30 का 1 मिलता है, आर्टिकल 30 का 2 मिलता है, लेकिन 30 का ए नहीं मिलता। बड़ी विचित्र घटना घटित हो रही है भाई ये। ठीक है, अब देखो आगे आर्टिकल 28 से शुरू करते हैं। आसान शब्दों में, शायद वहां दिखाई ना दिया हो, यहाँ पर मैं लेकर के आ रहा हूँ। कह रहा है कि जो भी शिक्षण संस्थान सरकार द्वारा दिए गए धन से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। ये आर्टिकल 28 आपको कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें मिलता है। बात सिंपल हो गई है। सरकार का पैसा, धर्म की बात नहीं, क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है? एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को मानता है। अगला आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति। यहाँ किसी धर्म या धर्म समुदाय विशेष की बात नहीं बोली गई। अल्पसंख्यक जिसकी परिभाषा निश्चित नहीं है, लेकिन बाद में यहाँ पर जो समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक बोला गया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अक्सर हमसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बौद्ध, जैन और पारसी। ये 6 समुदाय भारत में सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किए गए हैं। पर्टिकुलर इनकी कोई डेफिनेशन नहीं मिलती। तो कह रहा है कि इन समुदाय को, ये समुदाय अपनी भाषा को, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित है ये। ठीक, अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि धार्मिक या भाषीय अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि यह इन अल्पसंख्यकों को देश में शिक्षण संस्थानों की स्थापना, वो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, और उनका प्रशासन का अधिकार देता है।
बिल्कुल, यानी कि आप मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इनसे संबंधित अपने स्कूल खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और अपने क्या करोगे वहां पर उस पर्टिकुलर चीज को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को भी पढ़ाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी ही भाषा को पढ़ाएंगे, वो अपनी भाषा को अनिवार्य तौर पर पढ़ाते हैं, लेकिन और चीजों को भी प्रमोट किया जाएगा। अब देखो, इसको और डिटेल में चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं कि पहला प्रावधान, सभी अल्पसंख्यक धार्मिक भाषाई को देश में अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित संचालित करने का अधिकार होगा। पहले का ये बोल रहा है, अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षण संस्थान की किसी संपत्ति को अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा ना ही निरस्त करेगा। मतलब उनको उनके अधिकार दिए गए हैं कि वो शिक्षण संस्थान और अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। इसका दूसरा भाग कह रहा है, राज्य अल्पसंख्यक द्वारा शासित किसी भी शिक्षण संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुविधा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है और इसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर बोला। आर्टिकल 30 थोड़ा और डिटेल में, अल्पसंख्यक समुदाय यह अधिकार देता है कि वे अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो अपने बच्चों को उर्दू या ईसाई चाहे तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकता है। ठीक, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि वो अपनी भाषा में देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम समुदाय चाहे तो अपने बच्चों को उर्दू में और ईसाई चाहे तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकते हैं। देश में 3 प्रकार के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होते हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त के साथ साथ आर्थिक सहायता मांग करने वाले शिक्षण संस्थान। ऐसे संस्थान जो केवल मान्यता मांगती हैं, आर्थिक सहायता नहीं मांगती हैं, ऐसे संस्थान ना तो राज्य से मान्यता मांगते हैं ना ही आर्थिक सहायता मांगते हैं। डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, 3 प्रकार के शिक्षण संस्थान है यहाँ पर। ए और बी प्रकार के शिक्षण संस्थान सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ये नियम शैक्षिक मानक, पाठ्यक्रम, शिक्षा कर्मचारी, रोजगार, अनुशासन, स्वच्छता आदि से संबंधित हो सकते हैं। तीसरे प्रकार का शिक्षण संस्थान अपने नियम लागू करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें श्रम कानून, अनुबंध कानून, औद्योगिक कानून, कर कानून, आर्थिक नियम जैसे सामान्य कानूनों को पालन करना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब है, स्कूल खोलोगे तो स्कूल कैसे खोलोगे? मैंने स्कूल खोल लिया तो मैं सरकार से मांग सकता हूँ कि भैया हमें क्या कर दो, वो पैसे हमारे स्कूल में दे दे, किताबें दे दे, तो हमें सरकार की सारी गाइडलाइन माननी पड़ेगी। एक स्कूल ऐसा हो सकता है सरकार से केवल मान्यता मान्यता मांग ले, हम बोले आप केवल हमें सीबीएसई रजिस्टर्ड कर दो, बाकी हमारा पैसा होगा, आप हमारे पैसा नहीं दोगे। तीसरे बोलते हैं भैया हमें ना आपकी मान्यता चाहिए ना ही सहायता चाहिए। ऐसे संस्थान ये क्या करते हैं, ये सामान्य कानूनों का पालन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अल्पसंख्यक संस्थान तीसरे प्रकार के संस्थान यानी अनएडेड नियुक्ति करते समय राज्य निर्धारित पात्रता, मान्यता, योग्यता का पालन नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इन संस्थानों को केवल तर्कसंगत प्रक्रिया अपनाकर शिक्षण व्याख्याओं के कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता होगी। सिंपल कहने का मतलब है, अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम धर्म में कुरान की शिक्षा दी जाती है, लेकिन एडिशनल और चीजों की शिक्षा भी दी जाती है। आप बहुत सारे देख लेते हैं, चाहे आप यूं कह लीजिए कि जब आप किसी भी सिख स्कूल में जाते हैं तब आप क्या करते हैं, गुरुमुखी पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप किसी मुस्लिम स्कूल में जाते हैं तब आप उर्दू पढ़ते हैं, जब कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं तब आपको वहां पर ईसाई धर्म से संबंधित प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं। लेकिन मैं जब पढ़ा शिशु मंदिर में तो मुझे जो वेद और जो कुरान, जो महाभारत है, उनके श्लोकों का अनुवाद करवाया, उनको श्लोकों को पढ़वाया गया। तो कहने का मतलब है हर स्कूल, हर संस्थान अपनी एक क्या बोलते हैं उसको कि बेसिक आधार पर चलता है, अपनी कुछ मान्यताओं पर चलता है जो उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ वो दूसरी चीजों को भी प्रमोट करेगा। एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया ले लें या सेंट स्टीफेंस ले लें। ठीक है, ये जरूर क्या मिलते हैं हमें, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने धर्म की बात नहीं करते, ये उर्दू के अलावा मराठी है या दूसरी भाषाएं हैं उनको भी प्रमोट करते हैं। ये सिर्फ कुरान नहीं, ये और बाकी कोर्सेज को भी चलाने का काम करते हैं। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें आर्टिकल 30A नहीं मिल रहा है। सर भारत के संविधान में आर्टिकल 30A का कोई अस्तित्व ही नहीं है और आर्टिकल 30 पर चर्चा सर्वोच्च न्यायालय, ये मेरा कथन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है,
मलंकार सीनियर कैथोलिक कॉलेज केस 2007 का है कि मामले में दिए गए एक फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने का काम करते हैं, ध्यान रख लेना, और इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने का नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अल्पसंख्यकों को कानून के बाहर कोई भी गैर कानूनी अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि, सामाजिक कल्याण, कराधान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता आदि संबंधित सामान्य कानूनों का पालन अल्पसंख्यकों को भी करना पड़ता है। इस प्रकार कंक्लूजन पर अगर आप आ जाएं तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 30A मौजूद ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भैया, ये सब क्रिया कराया हमारे, समझ जाओ किस चीज का है, ये भारत के संविधान के उद्देश्य का है, जिसमें समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। तो हमें सिंपल सीधा सा मतलब है कि कोई भी चीज आप तक जो पहुंच रही है, आप एक बार जाकर के उसके सोर्सेस को पढ़िए। भारत का संविधान बहुत आसानी से हमें मिल जाता है, एक बार देखो तो सही वाकई में हमारे संविधान में जिन अमूल्य विचारों के बारे में बात की गई है, हम उनको कितना फॉलो करते हैं। और अगर हम उन्हें फॉलो करने लगेंगे ना, तो देश में एक बार फिर से जो संविधान निर्माताओं की सोच है, या यूं कह लें जो राम राज्य, वो फिर से लौट के आ सकता है। तो वैसे छोटी सी चीज है, चीजों पर ध्यान दीजिए, समझिए क्या है, और फिर उसके आधार पर, अपने विवेक के आधार पर फैसला करते हुए चलिए। तो फिर मिलते हैं कुछ और जो चर्चाएं कुछ और होंगी उन पर कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखो, अपना ध्यान रखिए, भारत का संविधान पढ़ते हुए चलिए। थैंक यू।